हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आर्ट्स ब्यूटीफुल सा चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर। तो मेरा नाम है रंजीत यादव और मैं आया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक छोटा सा प्रयास लेकर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सब देखे होंगे कि मैंने कल आपको प्रकाश से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को सिखाया और थ्योरी को बताया। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा था, इसलिए मैंने उसमें कुछ चीज़ें बताकर मैंने उसी पे स्टॉप कर दिया था और बोला था कि आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ उस कॉन्सेप्ट को लेकर या आगे थ्योरी को लेकर, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसके पहले मैंने प्रकाश के बारे में बताया, उसके गुण के बारे में बताया और ज़्यादातर वहाँ मैंने विकिरण के बारे में बताया था। विकिरण, और जाते जाते एक बात और बताया था कि प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे? प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते थे। तो आज हम उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ लेने वाले हैं एक टॉपिक, तरंग दैर्ध्य। अब आप कहेंगे सर जी ये किस चिड़िया का नाम है? तो किसी चिड़िया का नाम नहीं है दोस्तों। जब आप प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखा जाएगा कि वहाँ विभिन्न प्रकार के रंग हैं प्रकाश में। तो उन रंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो अलग अलग होती है। वो तरंग दैर्ध्य क्या है उसी को मैं सिखा रहा हूँ। यदि दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये तरंग दैर्ध्य के बारे में यदि आप जान गए तो बार बार जब तरंग दैर्ध्य का नाम आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं का तरंग संचरण के समय दो श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जो विकिरण का नाम मैंने लिया था वहाँ मैंने बताया था कि ये इस प्रकार चलता है। आपको दिखाया था मैंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाकर और तरंग संचरण को दिखाकर, और मैंने बोला था ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं जो ऊंचाई पे है यही बोला जाता है श्रृंग और नीचे वाला बोला जाता है गर्त। तो जब तरंग ऐसे ऐसे चल रहा है तो दो श्रृंग के बीच की दूरी जो है वही हमारी है तरंग दैर्ध्य, यही हमारी है तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य तो इतनी जो तरंग है वो तो इतना लंबा है, लेकिन उनके श्रृंगों के बीच की दूरी ही तरंग दैर्ध्य होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तरंग, ये जो आप देख सकते हैं इसका हेडिंग अंग्रेजी में लिखा है वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य इज नथिंग, इट इज़ ओनली अ डिस्टेंस। मतलब यह एक प्रकार का दूरी ही है। क्या दूरी है? तरंग जहाँ से उठा है, जिस ऊंचाई पे महत्तम ऊंचाई पे प्राप्त किया है, फिर नीचे जाकर वो कितनी दूरी के बाद फिर से वो उठा है, वहाँ तक की डिस्टेंस है। और यही वाला हम प्रकाश को लेते थे और बोलते थे प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है। कितने बच्चों के दिमाग में यही आएगा कि सर जी अभी आप बोल रहे हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो विकिरण तो इस प्रकार चल रही है, तो आपने क्यों शुरू में लिखवाया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, जब भी कभी बड़े वस्तु का छोटा सा हिस्सा लेंगे तो सीधा ही रहेगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसके माध्यम से। एक मैं ऐसे बड़ा सा दर्पण ले रहा हूँ, कोई कांच का दर्पण है, अवतल दर्पण मान लेते हैं, अभी आगे बताया जाएगा। अगर मैं इसमें से छोटा सा भाग काट लूँ इसका, तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? सीधा दिख रहा है कि नहीं? आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तरंग तो इतना बड़ा है, लेकिन वो जितने समय में उठा है अपने श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, वो तरंग दैर्ध्य, वही हम वहाँ तक की दूरी को लेकर बताए थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। समझ में आया दोस्तों? छोटे से पार्ट को लेकर डिफाइन किया गया है, तो आप घबराइएगा नहीं। यहाँ आपको डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ ताकि आप जान पाएँ बस। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा कि तरंग दैर्ध्य, एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, तरंग दैर्ध्य छोटी या बड़ी दोनों हो सकती है। एक बात याद रखिएगा। देख लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ से चली, ये यहाँ से जाकर यहाँ तुरंत ही उठ गई, इसलिए श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी थोड़ी सी है। मान लीजिए यहाँ से आई, थोड़ा दूर हो गया, यहाँ से और दूर हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ उठा है और यहाँ जाकर दोहराया है, तो आप देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य यहाँ तक हुआ। यानी तरंग दैर्ध्य छोटी या बड़ी हो सकती है। इसी को देखकर दोस्तों अभी आपको हम बताएंगे कि प्रकाश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की रंगे हैं उनका तरंग दैर्ध्य किस प्रकार ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। आप घबराइएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ मैंने विशेष लिखा है इससे रिलेटेड, और मैंने क्या लिखा है देख सकते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं। जिस प्रकार क्षेत्रफल को A से, आयतन को V से, हाँ उसके बाद आप देख सकते हैं चाल को, वेग को भी, वेलोसिटी को भी V से ऐसे दिखाते हैं, उसी प्रकार
उसी प्रकार तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ देख सकते हैं इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे दोस्तों आप द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हो, लंबाई को मीटर में मापते हो, वैसे ही तरंग दैर्ध्य भी एक प्रकार की दूरी है, तो वो भी मीटर में ही मापा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही छोटी दूरी होती है, मैं आपको बता दूं। इसलिए क्या होता है, इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और यही दोस्तों नैनोमीटर की यदि बात कर दिया जाए, तरंग दैर्ध्य को कभी नैनोमीटर में भी दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 10⁻⁻9 मीटर या आप लिख लेंगे। इतना जानते रहिए, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻�9 मीटर। जी हाँ दोस्तों, मैं आप ही से कह रहा हूँ, एकदम फोकस करके बोर्ड पर देखिए। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर पे आ गया, प्रकाश में विभिन्न प्रकार के रंग है और इन रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, कह रहा है प्रकाश में विभिन्न प्रकार के रंग है और इन रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। अभी आपको जब मैं बताने लगूंगा स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, तो वहाँ मैं आपको पूरी डिक्लेयर देने वाला हूँ, एकदम अच्छे से एकदम क्लियरिफाई कर दूंगा आपका क्या कि आप इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करा स्पेक्ट्रम, प्रकाश में उपस्थित रंगों का वह व्यवस्थित क्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं करा है आप, अच्छा स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा आपको क्रम ऐसा सुनाई दे रहा है, स्पेक्ट्रम क्रम, स्पेक्ट्रम क्रम, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम का क्रम से रिलेशन है। अब क्या है रिलेशन, आपको दिखाते हैं। कह रहा है प्रकाश में उपस्थित रंगों का वह व्यवस्थित क्रम जिसमें वे तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप आपको ये दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई फंक्शन हुआ और हमारे पास छोटे से लेकर बड़े तक के बच्चे हैं, तो सबसे पहले छोटे को उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे क्रम से यदि हम लेते चले जाएं तो वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम होगा। तो यहाँ हम स्पेक्ट्रम प्रकाश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है प्रकाश में उपस्थित रंगों का वह व्यवस्थित क्रम जिसमें वे तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हों, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा है ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सके। मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ दोस्तों क्योंकि आप जब खुद से मेहनत करोगे तभी आप अच्छे से अपने मतलब कि अपने पढ़ाया हुआ नोट्स को समझ मतलब अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं टोटल का टोटल थ्योरी बोर्ड एग्जाम पे मतलब बोर्ड पे लिख दूं ताकि आप उसे अच्छे से उतार लें। चलिए दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स बना सके और मैं ले चलता हूं आपको इसके अगले वाले टॉपिक पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे एक कॉन्सेप्ट को लिख लिया हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को समझने में। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है कि अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल टू 1/, तरंग दैर्ध्य। अभी आपके दिमाग में सभी कन्फ्यूजन जोरों से गूंज रहे होंगे कि सर जी ये क्या नया नया चीज़ आप बता रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो घबराइए नहीं। अभी अपवर्तनांक को भी डिटेल में बताएंगे, बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब भी मैं नाम लूँगा ये वाली चीज़ का तो आप तुरंत दिमाग में गूंज उठेगा कि हाँ सर ने ये बताया है। तो दोस्तों बस उस समय मैं ये आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ें बता दिया, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। ये बात मैं वहाँ बोलूँगा तो आप तुरंत जो भी कन्फ्यूजन होगा इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है कि अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल टू 1/, तरंग दैर्ध्य। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जो तरंग दैर्ध्य है वो अपवर्तनांक का व्युत्क्रम है। यानी यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ा, एक बात मैं आपको रिलेशन बता दूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मैं बोलूँ कि r प्रोपोर्शनल टू 1/, यम मैं मान लिया। चलो तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, अभी अगर यहाँ का मान नीचे यम का मान यदि मैं 2 रख दूँ तो यहाँ क्या आएगा 0.5। अगर मैं आर का मान यहाँ दे दूँ प्रोपोर्शनल टू 1/5 कर दूँ तो यहाँ 0.2। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं नीचे की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ऊपर की वैल्यू कम आती चली जा रही है। इसका मतलब दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है अर्थात जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, याद रख लीजिए, नीचे की वैल्यू बढ़ी तो आप समझ लीजिए 1 है और उसमें आप ज़्यादा संख्या से भाग देंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 10 है, 10 में आप 2 से भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है। अब इसी 10 में यदि 5 से भाग दे दे तो जैसे ही हर की वैल्यू बढ़ा दिए, संख्या वही है और हमने हर की वैल्यू बढ़ा दिया तो देख रहे हैं वो मान 5 से घटकर 2 आ गया।
तो सेम टू सेम वैसे ही दोस्तों मैंने बोला था कि प्रकाश में उपस्थित रंगों का अलग अलग रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। वहाँ आप देख सकते हैं मैंने बोला जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा, जितना दोस्तों संभव हो सके उतना अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ एक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और बताऊँगा और ये वीडियो यहीं तक रखूँगा ताकि आपको ज़्यादा बर्डन न महसूस हो कि सर ज़्यादा छपवा दे रहे हैं क्या आप। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का यहाँ एक फिगर बना लिया है। मैंने यहाँ बताया था प्रकाश में उपस्थित रंगों का वह व्यवस्थित क्रम जिसमें वे तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखवाया है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। और अभी आप पीछे अगर देखे होंगे तो मैंने एक विशेष करके लिखवाया था, उसमें मैंने लिखवाया था कि प्रकाश में विभिन्न प्रकार के रंगे हैं और उन रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। वही चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रकाश और इसमें मैंने दिखा दिया है, यहाँ देखिए जी, आपको ट्रिक से याद करवाने का तरीका क्या है कि GAP गैप, उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है बीच में इतनी चीज़ें यहाँ मैंने खोल के दिखाया है आपको, तो ये है दृश्य प्रकाश। यही किरणें हमें दिखते हैं, नहीं तो इतना चीज़ें ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक ये अदृश्य होते हैं, हमें नहीं दिखाई देती हैं। और ये भी यहाँ से यहाँ तक अदृश्य होते हैं। दोस्तों हमें एक बात याद रखिएगा कि ये चीज़ें अदृश्य, GAP अदृश्य, AMR अदृश्य, लेकिन हमें जो दिखाई देता है ये VIBGYOR। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। यही प्रकाश जो है हमें सूर्य से पृथ्वी तक जो आती है उसमें यही दृश्य प्रकाश होता है जिसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं और हमारे सिलेबस में यही है। मैं आपको ये चीज़ें दोस्तों इसलिए बताया हूँ, थोड़ा सा एडवांस है, आप जानते रहिएगा कि प्रकाश में इतने रंग किरण हैं, इतने किरण हैं और जिनका अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है लैम्डा का बढ़ता क्रम, यानी तरंग दैर्ध्य यहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है, यानी गामा का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा इसका होता है एक्स किरण का, उससे बड़ा पराबैंगनी किरण का, और उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे दृश्य प्रकाश में तो उससे बड़ा होता है बैगनी का, बैगनी से बड़ा इंडिगो का, इंडिगो से बड़ा ब्लू का, ब्लू से बड़ा ग्रीन का, वाई से बड़ा मतलब कि ग्रीन से बड़ा येलो का, और येलो से बड़ा ऑरेंज का, और ऑरेंज से बड़ा रेड रंग का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाता है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो आप देख रहे होंगे इधर से तरंग दैर्ध्य बढ़ता हुआ चला आ रहा है, तो यहाँ पे पहुंचा दृश्य प्रकाश में R, तो यानी लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है, ट्रैफिक सिग्नल के समय जो बत्ती लगाई जाती है वो लाल रंग की क्यों लगाई जाती है। तो वहाँ आपका सिंपल सा जवाब होगा क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है, इसलिए हमें अधिक दूरी तक जाता है। और हमें अभी मैंने बताया था तरंग दैर्ध्य क्या है, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी ही है, कोई रंग कितनी दूर तक जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये है अवरक्त किरण, ये है माइक्रोवेव तरंगे और ये है रेडियो एक्टिव तरंगे। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार मैंने बताया कि प्रकाश में उपस्थित रंग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका तरंग दैर्ध्य किस प्रकार हम करेंगे। और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने ये चीज़ लिखवाया था, अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है। उसी के नीचे मैंने लिखवाया था अर्थात जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो आप समझ सकते हैं, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका अपवर्तनांक ज़्यादा। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बोला है जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक इसमें भाग होगा और अपवर्तनांक कम आएगा। उसके बाद यदि ये कम होगा तो इसमें भाग होकर ज़्यादा वैल्यू देगा और इसका मान ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से यदि लैम्डा इसका कम है तो अपवर्तनांक इसका ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा का तो बढ़ता क्रम है यहाँ से, लेकिन अपवर्तनांक का घटता क्रम है, यानी जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा होगा वैसे वैसे इधर से इधर जाने पर अपवर्तनांक घट रहा होगा। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप इसको उतार लीजिए। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपसे वादा करता हूँ 100% आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, बस आपको ये जानना है कि प्रकाश जो हमारी पृथ्वी तक आता है उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं।
जिसमें एक अदृश्य होता है और एक दृश्य होता है। तो अब हमने दिखाया कि अदृश्य जो दृश्य प्रकाश है उसके ऊपर वाले भी अगर हम देखे जाए तो ऐसे देखें तो ऊपर की तरफ व्यवस्थित रहेंगे, तो जिस प्रकार मैं आपको बता दूं इस प्रकार रहेंगे। तो आप देख सकते हैं GAP VIB GY, अब इसे मैं मिटा देता हूँ GYOR AMR। आप देख सकते हैं तो यहाँ है हमारी दृश्य प्रकाश की किरणें। तो इसके ऊपर की किरणें अदृश्य हैं, इसके नीचे की किरणें भी अदृश्य है और यही हमें केवल दिखाई देता है। तो बस आपको यही जानना है कि प्रकाश में जो अदृश्य किरणें हैं वो कौन कौन है। गैप वाली चीज़ें क्या है, हमारी अदृश्य हैं। अमर भी हमारा अदृश्य है, यानी ना तो गैप दिखेगा ना अमर दिखेगा। दिखेगा कौन, विबग्योर दिखेगा। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अच्छे से अपने नोट्स में कलरफुल, अगर आपके पास रेड, ब्लू और ब्लैक पेन होगा तो उसको अच्छे से बनाइएगा। मेरे पास तो यही बस ब्लैक और ब्लू मार्कर था, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो आप अपने नोट्स को एकदम कलरफुल नोट्स बनाइएगा ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है। मैं दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से NCERT यदि पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि मैं टोटल का टोटल जो पढ़ा रहा हूँ, टोटल NCERT लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि मेरे पढ़ाने के बाद या पढ़ाने से पहले आप NCERT को अच्छे तरीके से रीड कर लिया कीजिए, क्योंकि यदि आप NCERT में आपको बता दूँ क्या है कि वो कम शब्द में बहुत ही ज़्यादा बात बोला है। दोस्तों मैं आपको भले NCERT बहुत छोटा या पतला दिख रहा होगा, लेकिन इसके एक एक लाइन में बहुत सारी जो है एक्सप्लेनेशन छुपी हुई है। तो दोस्तों मैं उसी को आपके सामने ला रहा हूं। तो आप देख सकते हैं उसमें आप इस प्रकार का लिखा हुआ कुछ इंटरफेस मिलेगा आपको। हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रकाश की कुछ घटनाएँ। तो क्या घटित होती है, परावर्तन घटती है, अपवर्तन की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है, व्यतिकरण की घटना होती है। तो दोस्तों ऐसे तमाम घटनाएं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते चले जाएंगे हम वहाँ प्रकाश से रिलेटेड इन सब के बारे में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना आवश्यक होगी। यदि आप प्रकाश को सरल बनाना चाहते हैं, अपने इस फिजिक्स को एकदम बढ़िया से फील करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानना होगा। और वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ लिख दिया हूँ। वस्तु, प्रकाश के परावर्तन में वस्तु का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने वस्तु को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्ट। मैंने बोला वस्तु वह है जिससे प्रकाश निकलता है अथवा निकलता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों विज्ञान की दृष्टि से वस्तु को इसी प्रकार डिफाइन किया जाएगा कि हर वो वस्तु जिससे प्रकाश निकलता अथवा निकलता हुआ प्रतीत होता है वही हमारा वस्तु है। मतलब वस्तु वह है जिससे प्रकाश निकले अथवा निकलता हुआ प्रतीत हो। संसार में जितनी भी चीज़ें आपको आसपास दिखाई दे रही है वो सब वस्तु हैं। आप देख सकते हैं कुर्सी, मेज, बाइक, मोबाइल, मार्कर, जितने भी आपकी चीज़ें, बल्ब, सूर्य, जितने भी सब हैं सब वस्तु हैं। तो दोस्तों इस प्रकार तो तमाम हो गए, इसलिए वस्तु को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या डिवाइड किया गया दोस्तों कि एक प्रदीप्त और एक अदीप्त। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, तो आपको ये वीडियो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट।